क्या ये पेरेंटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में, तो ये हमें समझना है। ठीक है, अब कैसे समझना है, अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है कि 2 मिनट, अपन माता पिता क्यों बनते हैं, बताइए प्लीज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वाई वी आर पैरेंट। भगवान ने हमें माता पिता क्यों बनाया, मतलब ये क्या सिस्टम बनाया है। भगवान चाहता तो इसको आसमान से बच्चे कर देता कि बच्चे आसमान से आ रहे हैं, ठीक है, धरती से बच्चे उग रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी सिस्टम कर सकते थे। लेकिन क्यों बनाया है, सिस्टम क्यों बनाया भाई भी आप। देखिए, जैसा भी आपने जो बताया उसी के आधार पर मेरा उत्तर है हाँ कि आसमान से भी बच्चे टपक सकते थे या उग सकते थे। बराबर। जैसे कि हमारे फल, पेड़, हाँ बराबर। पौधा, ये सारी सृष्टि ने ये भी दिया ही है। हाँ जो भी फूड ग्रेन्स है, सब्जियां, वेजिटेबल, फ्रूट, नेचर हाँ ने दिया और वो उगते हैं, आते हैं, बढ़ते हैं। तो यदि इस रूप में इंसान भी होते तो उन बच्चों का जो प्रॉपर केयर है, जो देखभाल है, वो संभव नहीं हो पाती, क्योंकि जब बच्चे मेरे अपने हैं, किसी एक कपल के बच्चे होंगे और कपल के माध्यम से वो आए हैं, तो कपल डायरेक्ट उनसे जुड़ा है कि उनका पालन पोषण, सही ढंग से उनकी शिक्षा, उनकी देख रेख और उनको भी उतना योग्य बना देना कि वो आगे चल के फिर अपना काम कर सके। मतलब मोटा मोटा 20-25 साल तक उनको उनकी देखभाल करना। उनकी अब हम देखभाल। इसको हट के जाते हैं, यदि ऐसा न होता किसी कपल के जुम्मे और वैसे ही उगते, तो वैसे उगते तो तो कोई किसी की देखभाल करता, कोई नहीं करता, किसी का जैसे मैंने किसी पेड़ है, तो चूंकि हाँ मेरे को फल दे रहा तो मैं कर रहा हूँ, बाकी की नहीं हाँ कर रहा हूँ। ठीक, बहुत ही अच्छे तो जो तरीके से। नहीं करते हाँ उनका जो है, हाँ उनका इस सृष्टि में जो है पालन पोषण, देखभाल और परवरिश, एजुकेशन, सब कुछ संभव नहीं था। बराबर। इसीलिए शायद ईश्वर ने सोचा कि इंसान को जो है वो किसी के कपल के माध्यम से भेजा जाए। बराबर, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। अभी मैं आखिरी में आपके सही और बेहतर तरीके से आंसर बताऊंगा, आपने भी सही बताया। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज है। दूसरा क्वेश्चन है, हु विल गेट मैक्सिमम, यदि आप अच्छी तरह से पेरेंटिंग करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है। फायदा इसमें ना, फायदा मतलब इसमें सबसे ज्यादा क्या इसमें चेंज आता है यदि सही तरह से हम पेरेंटिंग करते हैं। सर इसमें बच्चों को ऑब्वियसली ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि वो सेल्फ तो कुछ कर ही नहीं सकते अगर तो माँ अब बाप के। बराबर, ठीक है, तो मुझे लगता है ये डॉक्टर मिश्रा, मुझे लगता है कि सभी को लाभ मिलेगा, बच्चों को भी मिलेगा, पेरेंट को मिलेगा और बाहर समाज को भी मिलेगा। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही, मुझे लगता है कि मुझे लगता है डेयरी मिल्क वाला आंसर दिया आपने। हाँ चलो सर, उसमें मैक्सिमम बेनिफिट पूछा है तो सर मैक्सिमम जनरलाइज तो सबको ही होगा सर, बट बहुत अच्छा, सभी को सभी आंसर देखो, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है आंसर है सब सही है, और आंसर भी सभी सही है। कोई आंसर एक रिलेटिव आंसर होते हैं, और सभी अपनी अपनी जगह सही रहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बाद आंसर पॉजिटिव पेरेंटिंग किसी को पता नहीं होगी, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू ये भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। डिड यू एक्सेप्ट दिस प्रोसेस। अपने पास बच्चा पैदा हो गया, अभी मेरे पास 1.5 महीने का बच्चा है, ठीक है, क्या मैंने जब से बच्चा आया है इस प्रोसेस को, मेरी रात की, मैं रात में अब अनावश्यक जग नहीं सकता हूँ, रात के जल्दी घर आना है, मैं पूरे दिन भर बाहर घूम नहीं सकता हूँ, मुझे घर आना ही आना है, क्या इस प्रोसेस को क्या सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया अभी लाइफ में, और क्या इसको एंजॉय किया। कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये तो कंसेप्ट है, नेचर ने, जब भगवान ने हमें दिया है सब चीजें, पेरेंट बनाए, सब चीज बनाया, तो मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। अपने जीवन में जो भी रिश्ते आए हैं, अपन सिंपल तरीके से देखें, चाहे अपन बचपन में देखें, छोटे रहते हैं तो कभी अपन बच्चे बनते हैं, भाई बनते हैं, कभी बहन बनते हैं, कभी दोस्त बनते हैं, कभी कोई टीचर बनता है। अपने जीवन में सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है 2 फेज में, एक आता है जब अपनी शादी होती है, और दूसरा चेंज आता है अपनी बच्चे। और बच्चे सबसे बड़ा चेंज कैसे लाते हैं, इसमें भी मैं आपको आंसर देता हूँ।
बच्चे अपन को एक पेरेंट्स का जो बनाते हैं, जब हम माता पिता बनते हैं तो हमारे यहाँ एक हमारे अंदर एल्ट्रुस्टिक बिहेवियर आता है, एक मैच्योर डिफेंस। अपन खुद के लिए नहीं करते तो हम बच्चों के लिए कर रहे होते हैं। जब हम बच्चों के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो एक मैच्योर डिफेंस हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होता है। अब वो मैच्योर डिफेंस हमें कई एंगल से हमें स्ट्रॉन्ग करता है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। किसी भी इंसान में यदि मैच्योर डिफेंस ज्यादा यूज करता है, ठीक है, तो वो होगा क्या उससे, 2 मिनट, उससे होगा क्या कि वो मैच्योर डिफेंस क्या होगा, वो चीजें उसके दूसरे एक्शन को बहुत अच्छे तरीके से गवर्न करेगी। जैसे सिंपल सी बात है, यदि कोई इंसान इमैच्योर डिफेंस यूज कर रहा है तो उसकी जो कोपिंग स्किल होगी वो प्रॉपर नहीं होगी। जैसे मैं आप बताता हूँ, जैसे कई बार आपको स्ट्रेस होता है, ठीक है, स्ट्रेस हो रहा है और यदि हमारे अंदर मैच्योर डिफेंस लेने की टेंडेंसी है तो हमें स्ट्रेस कम होगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अन्ना हजारे, ठीक है, या आदमी ऐसा कोई नेता जो बहुत ही पावरफुल हो, करंटली जैसे मोदी जी, यदि उनके अंदर एल्टोस्टिक बिहेवियर है जैसे मोदी जी के अंदर है, तो वो मैच्योर डिफेंस के कारण, उस मैच्योर डिफेंस के कारण कभी भी वो डाउन नहीं होते, कभी भी वो कमजोर नहीं, इधर इलेक्शन हारे और अगले दिन वो ड्यूटी पर लग जाते हैं। तो जितना मैच्योर डिफेंस होगा उतना इंसान पावरफुल होगा, उतनी पावर आती है। तो हमें मैच्योर डिफेंस जो हमारे अंदर तेजी से जो डेवलप होता है, वो जब हम पेरेंट्स बनते हैं तब हमारे अंदर डेवलप होता है, ठीक है। इवन आप याद रखो कि अपने घर में अपन को बोला जाता है कि पेट गाय पालना अच्छा माना जाता था, इवन कुत्ते पालना भी बहुत अच्छा मानता है। कोई भी एनिमल्स को हम पालते तो उसको अच्छा मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि बच्चों के अंदर वो पेरेंट वाली फीलिंग देता है। यदि किसी इंसान के अंदर पेरेंट वाली फीलिंग आती है तो उसकी बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। तो हमें ये समझना है, यदि ये फीलिंग आ रही है तो ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत है। लेकिन यूजली क्या होता है, हम पूरी लाइफ हमारे दिमाग में ये रहता है कि वी आर डूइंग फॉर द चाइल्ड। आप चाइल्ड के लिए कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्ट आपको कई गुना ज्यादा फायदा हो रहा है। आपकी कैपेसिटी में ग्रोथ होती है, आपकी लर्निंग में ग्रोथ होती है, आपकी इंटेलिजेंस में ग्रोथ होती है, आपकी इमोशनल हेल्थ में ग्रोथ होती है, आपकी हैप्पीनेस में ग्रोथ होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में ग्रोथ होती है। यदि हम ऐसा कोई एंगल नहीं होगा जो माता पिता के अंदर में जिसमें ग्रोथ ना हो रही हो, तो हमें समझना है कि जो बच्चे हमारे आसपास दिख रहे हैं ना, जो भी बच्चे, मैं कहता हूँ यदि आप एक बच्चे की जिम्मेदारी लेते हैं, 2 बच्चे की जिम्मेदारी, तो उससे 2 बच्चों की ग्रोथ होगी। लेकिन यदि आप सोचो समाज के सारे बच्चों की जिम्मेदारी ले रहे हो, तो आपके समाज के सारे बच्चों की जिम्मेदारी आपके अंदर आएगी और उससे आपकी कई गुना ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ये हमें समझना ही है। अब करना कैसे, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। बेनिफिट मैक्सिमम सबको होगा, सभी को, लेकिन पेरेंट्स को यदि देखें रिलेटिवली, यदि पेरेंट्स सही तरीके से बच्चे की अपब्रिंगिंग करते हैं तो बहुत तेजी से ग्रोथ होती है उनके अंदर। मैं बताऊं ना कि यदि वो सही तरीके से माता पिता का धर्म निभा लेते हैं तो एक्चुअली में संत के बराबर हो सकते हैं, उनके अंदर संत जैसी पीस एंड हैप्पीनेस आ सकती है। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, डिड यू एक्सेप्ट दिस प्रोसेस, इसको अपन आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट मैं आप देखता हूँ 2 मिनट। फिर उसके बाद ये सिंपल सा कंसेप्ट है पेरेंटिंग का जो अपन ने डिस्कस किया कि अपन सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड में भी उसकी पिक्चर देंगे अपन, उसकी जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके साथ मैंने देखा है कि मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, पहले ऐसी स्टेट थी कि रात में जगना आसान नहीं होता था कि दिन भर आप साइकिट्रिक केस देखो और रात में आपको जगने को कोई बोले कि जग जाओ, ठीक है। लेकिन अभी रात में बच्चा जगाता है, 2 घंटे में जगाता है, 3 घंटे में जगाता है, 4 घंटे में जगाता है, कभी भी जगाता है, मुस्कुराते हुए बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। मतलब कैन यू बिलीव दिस थिंग? इतना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कौन डेवलप कराता है? ये बच्चे डेवलप करते हैं। तो यू शुड गिव द रिस्पेक्ट इक्वली टू चाइल्ड। चाइल्ड मतलब आप समझो, अपन को बोलते हैं ना, अपने कल्चर में बोला जाता है जो बच्चे भगवान स्वरूप है, एक्चुअली में दे आर लाइक गॉड, ठीक है। तो हमें समझना है कि वो भगवान के स्वरूप है और भगवान जैसा ही हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन यस। कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। 4 तरह के, देखो बहुत सारे डेफिनेशन दी गई हैं, जिसमें ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग है, ऑथोरिटेटिव पेरेंट है, परमिसिबल पेरेंटिंग, अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग है। इसमें सबसे जो अजीब पेरेंटिंग अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग है। अब अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग में क्या होता है, परमिसिबल में क्या होता है, अथॉरिटेटिव में क्या होता है, ठीक है। जो अथॉरिटेरियन है, जो ऊपर सबसे ऊपर पेरेंटिंग का पैटर्न दिखाया है, ठीक है, इसमें क्या होता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रहता है, रूल, नो क्वेश्चन, मतलब डिसिप्लिन है, अथॉरिटी फिगर है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। मतलब लव का सपोर्ट सिस्टम बहुत कमजोर रहता है।
तो क्या इसमें साइकोलॉजिकल इशू होने के चांस रहते? बिल्कुल होते हैं यदि ऐसा होता है तो। फिर दूसरा आता है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। इसमें क्या होता है, रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, लेकिन ओपन डिस्कशन होता है चाइल्ड के साथ। लेकिन ये बेहतर है ऑथोरिटेरियन से, ऑथोरिटेटिव बेहतर पेरेंटिंग। फिर परमिसिबल में क्या होती है, मिनिमम डिसिप्लिन, मतलब बच्चे को इतना लव दे दिया जाता है, इतना प्यार दे दिया जाता है, कोई डिसिप्लिन नहीं, सब फ्री फ्री फ्री। तो इसमें भी बच्चे के अंदर इररिस्पांसिबल बिहेवियर डेवलप होता है। एक होता है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग, ये बहुत डेंजरस है। मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूँ। एक माता और पिता दो अलग अलग पर्सनालिटी है। एक पिता में कुछ ट्रेट रहते हैं, एक माँ में कुछ ट्रेट रहते हैं। पिता में क्या ट्रेट रहता है, पिता मेल का करेक्टर एक किंग जैसा है। कैसे किंग जैसा है, जो आप अपनी अपनी जेनेटिक देखें तो मेल ने क्या किया, शिकार किया है, या कहीं राजा बन के रहा, या किसी के साथ ऐसे ऐसे काम किए मेल। ठीक है, मतलब मेल के हमेशा एक्सट्रोवर्टेड काम रहे हैं, या युद्ध लड़े हैं, या कुछ ऐसे काम, मतलब एग्रेसिव काम ज्यादा किए मेल। ठीक है, और राजा जैसे काम कर ज्यादा किए। तो मेल के अंदर एक नार्सिसिज्म या राजा वाला करेक्टर आता है। ठीक है, और फीमेल के अंदर करेक्टर आता है रानी वाला करेक्टर, फैमिली को बचाने वाला, परिवार को सपोर्ट करने वाला, परिवार को बनाने वाला, इमोशन के साथ आता है। तो फीमेल इज द फुल ऑफ इमोशन। फीमेल परिवार के लिए बहुत प्रॉपर तरीके से मैनेज करती है। ठीक है, तो फीमेल की अलग इमोशन आती है और मेल की अलग इमोशन। अब यदि किसी फैमिली में, किसी भी फैमिली में यदि मेल इन्वॉल्व है और फीमेल इन्वॉल्व नहीं है, तो मेल के करेक्टर बच्चे में उतने जाएंगे और फीमेल के नहीं जाएंगे। फीमेल इन्वॉल्व है, मेल नहीं इन्वॉल्व, तो फीमेल मेल करेक्टर नहीं। कहने का मतलब यह है, कोई भी अपब्रिंगिंग होती है, कोई भी अपब्रिंगिंग, उसमें मेल का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए और फीमेल का भी इंपॉर्टेंट। मैं मानता हूं कि मेल ड्यूटी पर रहता है, कई बार नहीं, लेकिन कम से कम 2 घंटा 3 घंटा क्वालिटी टाइम उसे बच्चे के साथ स्पेंड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चा जितना जिससे जुड़ता है उतना उससे सीखता है। यूजुअली बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, बच्चा पिता से नहीं जुड़ पाता। तो जब पिता से जुड़ नहीं पाता तो माँ से सारे इमोशन इमोशन सीख लेता है, लेकिन वो जो स्ट्रेंथ है, पापा की जो ताकत है, वो बच्चा सीख नहीं पाता है। तो याद रखना, जो अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग है, इसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के बहुत चांस होते हैं, और परमिसिबल में भी होते हैं। सबसे बड़ी बैलेंस एक पेरेंटिंग होती है, इसमें अथॉरिटेटिव बैलेंस, एक डिसिप्लिन का सेटल भी रहता है, प्यार मोहब्बत भी ठीक ठाक रहती है। ठीक है, तो ये हमें सीखना है। और इसमें ही इसका भी एक बेस्ट वर्जन तो मैं आगे बताऊंगा। ये एक डायग्राम बताया मैंने। ठीक है, इसमें जो वैल्यू है, हाई लव और हाई लिमिट, ये अथॉरिटी को पता है। अथॉरिटेरियन में क्या, हाई लिमिट तो की है, बाउंड्री सेट की है, वैल्यू बताई है, लेकिन लव उतना नहीं दिया है। तो इसमें साइकोलॉजिकल, अथॉरिटेरियन में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, यहाँ लो, जो अनइन्वॉल्व में तो बता दिया ना, प्यार है ना मोहब्बत है ना सपोर्ट सिस्टम है, कुछ भी नहीं है, इमोशनल सपोर्ट भी नहीं है, और ना कोई वैल्यू है, ना कोई लिमिट है, ना कोई सेट की कि भैया इतना खाना, ऐसे करना, ऐसा कोई बताया नहीं गया है। तो इस कारण से बच्चा और इसमें बच्चा एंटी सोशल होने के चांस ज्यादा रहते हैं। बच्चा कुछ भी कर रहा है, कोई फर्क नहीं। ठीक है, परमिशन में भी प्रॉब्लम होती है। कहने का मतलब यदि अपन को इन 4 ऑप्शन में देखें तो बेहतर ऑप्शन आता है अथॉरिटेटिव। अब इससे भी बेहतर ऑप्शन है एक पेरेंटिंग होती है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। नया वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, इसमें नहीं है। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में आप विश्वास नहीं, कि उसमें होता क्या है कि बच्चे को ऊपर से हर चीज देखी जाती है, बेटा ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ये वो ऊपर ऊपर से पूरा 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 प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बच्चे को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ऐसी बैलेंस मतलब आपका कोई भी इमोशन एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट या विदाउट इन्वॉल्वमेंट बच्चे के लिए डेंजरस हो सकता है। जैसे अपना गुस्सा, अपन इतना गुस्सा करे, हर दिन गुस्सा करे, हर दिन गुस्सा करे, तो बच्चा परेशान होकर बच्चे में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के चांस ज्यादा रहेंगे। लेकिन बच्चा गलती पे गलती किए जा रहा है, गलती पे गलती किए जा रहा है, आप स्माइल करेगी, तो बच्चा क्या सीख रहा है, अच्छा मैं गड़बड़ करता हूं इसलिए पापा खुश हो रहे हैं, तो मैं और गड़बड़ करता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें गुस्सा करना है, इसका मतलब कम से कम हम उसे थोड़ा थोड़ा उसमें भी स्ट्रिक्ट नहीं होना है। देखो आज की डेट में पेरेंटिंग में क्लियर कट दिखाया गया कि पनिशमेंट इज नॉट राइट चॉइस। ठीक है, मतलब सजा देना जो पहले ट्रेंड था कि अपन बच्चे को कमरे में बंद कर देते थे, कूट देते थे और टांग देते थे या कुछ भी, आज की डेट में वो बेस्ट पेरेंटिंग नहीं है। तो हमें सीखना है कि बेस्ट पेरेंटिंग में क्या अपन कर सकते हैं। फिर ये सब ग्राफ बताया गया है कि ये जो चीजें हैं ये कैसे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब इसमें जो साइड में दिया है कि यदि
डिस्ट्रैक्शन हो गया, पॉजिटिव लैंग्वेज हो गया, कंसिस्टेंसी हो गई, एप्रिशिएट इंक्वायरी होगी, प्रेज हो गया, एम्पावरमेंट हो गया, मॉडल बिहेवियर। इसका मैं आगे डिस्कस करूंगा कैसे अपन इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव पेरेंटिंग के कुछ पार्ट्स हैं, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे। फिर अपना छोटा सा बेसिक बताया, मतलब इसे कंसेप्ट समझे पॉजिटिव पेरेंटिंग। मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट बता दिया है कि व्हाई वी आर पेरेंट। पेरेंट्स क्या है? अपनी ग्रोथ के लिए। अपन को बच्चों को क्या सिखाना है? बच्चों को सिखाना है, मैं यदि आप बेसिक चीजें सिखाएं, यदि अपन, तीन चीजें होती बच्चों, एक होती ऑनेस्टी, एक होता है यस सर। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होता है डिसिप्लिन। तीन चीजें हमें बच्चे को, ये तीन चीज सिखानी है। लेकिन यदि ये तीन क्वालिटी हम डेली खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, तो हम बच्चे को बोलते बेटा ईमानदार हो, बच्चा वो सीखता है जो हम करते हैं। और हम गलती यहां क्या कर रहे हैं? हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ। जैसे अपन बच्चे को गाड़ी में बिठाए पीछे और ट्रैफिक रूल तोड़ रहे हैं, तो बच्चे ने क्या सीखा? इररिस्पांसिबल इनडिसिप्लिन बिहेवियर चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बच्चे ये सीख गए। अब घर में जैसे किसी का फोन आया और मम्मी को बोला कि जाके बोल दो कि पापा घर पर नहीं है, तो बच्चे ने क्या सीखा? झूठ बोलना। तो बच्चा क्या? इररिस्पांसिबल, मतलब उसे लगा कि ऐसे झूठ बोलने से अपन बच सकते हैं। कहने का मतलब ये सबसे पहले सीखना है कि बच्चा सीखता कैसे है। बच्चा सीखता है कि बच्चा इम्बाइब करता है कि ऑटोमेटिक बच्चे के अंदर आ जाता है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि बच्चे के अंदर का जो क्वालिटी है, जो ट्रेट है, वो ऑटोमेटिक आते हैं यदि आपके अंदर वो क्वालिटी है तो, और उसके साथ आप टाइम पॉजिटिवली बिता रहे हो तो। लेकिन यदि आप नहीं बिता रहे हो तो आज की क्वालिटी आपके पास तक सीमित रहेगी, वो क्वालिटी बचा पाएंगे। ठीक है, और यदि आप सोच रहे हो किसी बात कह दी, अपन ने सोचा कि आज इस पे भाषण देते महात्मा गांधी पे या किस पे भाषण देते, बिल्कुल नहीं सीखेगा। आपको जो भी बच्चे को सिखाना, मैं आगे आपको स्लाइड, दुनिया की स्लाइड दिखाऊंगा, उसमें आपको हर चीज में अब आपको दिखाना है। मैं आपको ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, ये तीन क्वालिटी आपको हर जगह डालनी है। अब करना क्या है भाई? यदि आप अपने वाइफ के साथ ऑनेस्ट होगी तो बच्चा क्या देखेगा? हाँ, रिलेशन इज इंपॉर्टेंट। वाइफ के साथ, मतलब पापा मम्मा कितना अच्छा रिलेशन है, तो मुझे भी ऐसी हेल्दी रिलेशन रखना है, तो बच्चा ये सीखता है ना। और यदि मम्मी पापा के आर्गुमेंट हो जाते हैं तो बच्चा क्या सीखेगा? अच्छा, इससे ऐसा अपन आर्गुमेंट कर सकते हो, बच्चा भी वही करता है। ठीक है, तो अपन एक एक रिएक्शन, और आप कई बार अपन सोचते हैं बच्चा कुछ नहीं महसूस कर रहा है, बच्चा सुन तो पाता नहीं, बच्चा समझ पा नहीं रहा, तो लगता है सब बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये गलत फहमी है। बच्चा सब कुछ समझता है, महसूस कर सकता है। मैं आपको एक नई थ्योरी बता रहा हूं कि हर एक आपकी क्वालिटी का एक इमोशन होता है, फीलिंग होती है, जो बच्चा महसूस करता है। कैसे? मैं बता रहा हूं, आप याद करो, अ, अपन कुछ भी, मैं कहता हूं कुछ भी नहीं करो, लेकिन आप दुखी रहो तो माँ आपके दुख को पहचान जाती है, बिना कुछ बोले महसूस कर लेती कि आप दुखी हो। ऑटोमेटिक इमोशन क्या होते हैं? एक्सप्रेस होते हैं। हर एक क्वालिटी का इमोशन, जैसे ईमानदारी का एक इमोशन है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का इमोशन है, डिसिप्लिन का है। मैं, आप विश्वास नहीं, एक दिन मैं क्या हुआ कि मैं थोड़ा सरकारी सिस्टम से परेशान हुआ एक दिन। ठीक है, मैंने कहा यार ये सरकारी सिस्टम क्या चल रहा है, मुझे थोड़ा इरिटेट हुआ और मैंने कहा कि चलो आज काम नहीं करते। आज मैंने काम नहीं किया, एक दिन मैंने ऐसे ही सोचा। आप विश्वास नहीं कि उस दिन मैंने काम कुछ नहीं किया। मैं घर गया, इतना डल फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, मुझे डलनेस फील हो रही थी। और मुझे बच्चे को गोद लेने भी मोटिवेशन नहीं आ रहा, क्योंकि डल फील हो रहा, लो मोटिवेशन, लो मूड। क्योंकि यदि मैंने हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई है, तो वही क्वालिटी मेरे इमोशन में आएगी, वही इमोशन मेरे बच्चे को रिफ्लेक्ट होगी। कहने का सिंपल तात्पर्य है कि हमें हमें जो बच्चों को सिखाना है, और मैं कहता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि जो डॉक्टर है या कलेक्टर है या इंजीनियर है या बड़े बड़े पद पर है वही लोग बच्चे को सिखा, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। एक सब्जी वाला यदि रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो कर रहा है, अपने दिनचर्या पर रिस्पॉन्सिबल है, ईमानदार है, अनुशासित जीवन जी रहा है, तो बच्चा वो सीख लेता है और वैसा ही स्टडी में वो काम करता है। मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो उनको माहौल बिल्कुल नहीं मिला अच्छा, लेकिन दे डिड एक्सीलेंट इन देयर फील्ड, इन स्टडी, और बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके पेरेंट्स, वो उनके एक्शन में दिखता है कि वो कितने रिस्पॉन्सिबल है, कितना ईमानदार है और कितना डिसिप्लिन जीवन।
ठीक है। तो ये हमें सीखना है कि हम कितना बच्चों के अंदर ईमानदारी, डिसिप्लिन और अनुशासन भेज सकते हैं। ठीक है। फिर बाकी सब चीजें, ये स्लाइड में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप जो करते हो बच्चा वो सीखता है। ठीक है। अब आता है, दो तरह का बिहेवियर होता है, एक पॉजिटिव बिहेवियर बच्चे का, एक बच्चे का नेगेटिव बिहेवियर होता है। ठीक है। तो यदि पॉजिटिव बिहेवियर हमें दिखता है तो क्या करना चाहिए हमें? यूजुअली मैं कहानी सुनाता हूँ इसमें। ठीक है। एक बार क्या हुआ कि बच्चा ड्रॉ कर रहा था, काफी देर से ड्राइंग कर रहा था और पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे थे। बच्चा ड्रॉ करता रहा, पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है। फिर क्या हुआ, बच्चे ने पूरा कलर स्प्रेड कर दिया। बच्चे ने जैसे ही कलर स्प्रेड किए, सब पेरेंट्स वहां पे गुस्सा करने लगे। तो बच्चे ने क्या देखा, अच्छा कलर स्प्रेड करने में मम्मी पापा मेरे पास आ जाते हैं, तो फिर हर दिन वो कलर स्प्रेड करने लग गया। मतलब बच्चा क्या सीखता, बच्चे को चाहिए क्या, पहले अपन ये समझे। बच्चा साइकोलॉजिकली वीक रहता है, साइकोलॉजिकली जैसे उसकी आइडेंटिटी जीरो रहती है। बच्चा बचपन में जब पैदा होता है तो जीरो आइडेंटिटी के साथ, मासूमियत के साथ आता है। उसे कुछ पता नहीं है वो है क्या, उसका अस्तित्व क्या है। बचपन से लेके बड़े तक का आप कंसेप्ट देखो तो अपन कर क्या रहे हैं। अपन बचपन से लेके बड़े तक अपनी आइडेंटिटी को डे बाय डे स्ट्रेंथन कर रहे हैं। कैसे? पहले होते हैं अपन डिपेंडेंट, फिर होते हैं इंडिपेंडेंट। तो हमारा जो डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की जो जर्नी है, ये ग्रेजुअली धीरे 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 हो रही है और हमारी आइडेंटिटी धीरे धीरे स्ट्रेंथन होती है। बराबर। अब बच्चा जब छोटा होता है तो उसे चाहिए क्या? बिल्कुल इनसिक्योर है, उसे पता ही नहीं है। अब बच्चा रोया, सोचो रोया, और यदि माँ ने उस पर हाथ ही नहीं रखा, रोने दो उसको, तो बच्चे को क्या लगेगा? बच्चे को लगेगा यार कोई नहीं है मेरे साथ, मैं क्या अकेला हूँ, मेरी दुनिया अपनी है, मुझे कोई बचाने वाला। बच्चे ऐसे ऐसे बिलीव धीरे धीरे होने लग जाते हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे, जिस बच्चे के जीवन में 2 साल के अंदर यदि ज्यादा लाइफ में कुछ कुछ इश्यू होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है, तो बच्चे में साइकोटिक या प्रॉब्लम, साइकोटिक एपिसोड आने के चांस ज्यादा रहते हैं और नार्सिसिस्टिक ट्रेट आने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग के 2 साल बहुत ही क्रूशियल रहते हैं। लेकिन क्या हम उस चीज को वैसा समझ पाते हैं? हम उस 2 साल में दोनों की मेहनत लगती है, पापा की भी मेहनत लगनी चाहिए, माँ की भी मेहनत लगनी चाहिए। तो बच्चा जो भी अजीब टाइप के कर रहा है, या रो रहा है, या कभी कभी गुस्सा हो जा रहा है, या कुछ अजीब टाइप का बिहेव, हमें ये समझना है कि बच्चा क्यों कर रहा है। तो हमें उस प्रॉब्लम को समझना है, उसको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ। अब छोटे में 1 से 2 महीने, 3-6 महीने तो बच्चा सिर्फ हर चीज पे रोता है। तो हमें हमें ने यदि बच्चा रो रहा है पॉटी के लिए और हमने दूध थमा दिया कि लो भैया मिल्क पी लो, ठीक है, तो बच्चा क्या है, यार मम्मी कुछ नहीं समझ पाती, मेरे को तकलीफ क्या है और मम्मी क्या समझ रही है। ठीक है। तो बच्चे को क्या लगेगा, कोई मतलब, ये समझ तो पाती नहीं बेचारी, ठीक है, क्या मतलब रोने से। तो बच्चा फिर वो परेशान होकर रहेगा क्योंकि मम्मी समझ नहीं पा रही। ठीक है। बच्चा रात में सुर सुर कर रहा है, नाक चोक हो रही है और मम्मी समझ रही है कि भूख लगी हुई है। तो हमें समझना है राइट डिमांड, डिमांड क्या है बच्चे की सही तरीके से। और ये समझ में तभी आता है जब हम उसके साथ उसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि हमें उसकी बात पे गुस्सा आएगा, बच्चा रोया हमने गुस्सा कर दिया, तो हम बच्चे को समझ नहीं पाएंगे। रात के 4 बजे भी बच्चा रो रहा है, हमें उसको समझना है बच्चे की समस्या क्या है। चाहे बच्चा 2 महीने का हो, चाहे 20 साल का। जब जब बच्चा रोता है, जब जब बच्चा परेशान होता है, हमें उसकी वजह समझनी, वजह क्या है। जब जब उसके जीवन में परिवर्तन आता है, चेंज आता है, तो हमें समझना है कि कारण क्या है, कारण ऐसी चीज है क्या जिसके कारण से बच्चा डाउन हो रहा है, बच्चा ऐसा परेशान हो रहा है। तो वो कारण हम आइडेंटिफाई करें, तभी हम उसके सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। लेकिन होता क्या है, तो में होता क्या है, देखिए आप, बड़ा इंटरेस्ट जस्ट उल्टा होता है। जैसे बच्चे के नंबर कम आए, सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि यार तुम्हारे नंबर कम आए, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम लापरवाह, सब चिल्लाए। लेकिन कोई ये नहीं समझता है, भैया बच्चा से आप पूछो तो सही तकलीफ कहाँ है, सही तकलीफ क्या है। हो सकता हो, जैसे अब लोग ये मोबाइल देखता रहता है। अरे भैया बच्चा मोबाइल देख क्यों रहा है, बच्चा मोबाइल में फंसा क्यों है, मोबाइल एडिक्ट क्यों हुआ है? क्योंकि पूरे दिन तो मम्मी पापा काम में या मोबाइल में, तो बच्चा तो मोबाइल देखेगा ना भाई। और उसके साथ टाइम कौन स्पेंड कर रहा है? कोई नहीं। जब कोई टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है तो बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चा अपनी एक नई दुनिया ढूंढने का प्रयास करेगा।
जब बच्चे को रियल दुनिया में प्लेजर नहीं मिल रहा है तो वर्चुअल दुनिया अडॉप्ट करेगा, वर्चुअल दुनिया में जाएगा। ये सब बचपन से चालू हो जाता है। बचपन में बच्चा दूध नहीं पी रहा है, हमने क्या किया, मोबाइल थमा दिया, दूध पिला रहे हैं। तो क्या हो रहा है, बच्चा देख रहा है, अच्छा बच्चा जो दूध पी रहा है वो भूख के कारण नहीं पी रहा है, पी रहा है, मोबाइल देख रहा है, पी रहा है, बस वो पी रहा है, उसको भूख नहीं लगी लेकिन पिए जा रहा है। तो अब उसको ओबेसिटी होगी, बिल्कुल होगी। पहले डिमांड डेवलप करो उसको। देखो बच्चे के साथ यदि अपने मेहनत करेंगे तो ग्रोथ हमारी होगी। और आप विश्वास रखिए, यदि अपन ने स्टार्टिंग के 15 साल 20 साल हमने मेहनत कर दी, तो जो जिंदगी भर का स्ट्रेस है, जिंदगी में जो बाद में स्ट्रेस होता है, बच्चा चिल्ला क्यों रहा है, बच्चा मेरी सेवा क्यों नहीं करता है, बच्चा मेरे ढंग से बात, ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन बाद में जो तैयार होते हैं, आपकी हड्डियां कमजोर हैं, अपन को समझ में आ नहीं रहा है, और बच्चा अजीब से अजीब क्वेश्चन कर रहा है, परेशान कर रहा है, वो पूरा टेंशन गायब हो सकती है। बस हमें स्टार्टिंग के जो 20 साल है, स्टार्टिंग के 20 साल में, कि एक साल हमें सावधान, नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिस्कस करिए, पूछिए कि करना क्या है, समझने का प्रयास करिए। आज का तो बहुत, लेकिन अपन गलती क्या करते हैं, समझते किससे हैं, समझते हैं अपने पेरेंट्स। यही सबसे बड़ी गलती, अपने आप के जो पेरेंट्स हैं वो, उनके जमाने का एक्सपीरियंस अलग था, आपको पूछना है, ऐसा नहीं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बात उनके जमाने की सही हो। तो हमें ये समझना है, इस पर काम करना है, और एक अपने बच्चे के लिए एक यूनिक, एक अलग तरीका ढूंढना है। आपका बच्चा, पहली बात तो आपको जो लगता है कि आपका बच्चा आपके जैसा है, ये फिर एक गलत फहमी चाल है। आपका बच्चा अलग है, यूनिक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिक जैसा कंसेप्ट। हम क्या करते हैं, कई बार दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं, अपने बचपन से कंपेयर करते हैं। अरे हमको तो एक झपड़ा पड़ा था तो हम तो सीख गए थे, हमको तो समझ में आ गया था, ये बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है। तो पहले तो आप समझो कि आपका जमाना अलग है, आज का जमाना अलग है। पहले अलग सिचुएशन होती, पहले बच्चे इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग क्यों होते थे, पहले बहुत बड़ा परिवार होता था, पहले अधिकतर लोग गांव में रहते थे, गांव में बच्चे को खुला छोड़ देते हैं, बच्चे घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, कभी इससे लड़ रहे हैं, कभी इससे, तो इमोशनली दे बिकम मोर मैच्योर। बच्चे अब अधिकतर शहर में रहते हैं, जब बच्चे शहर में रह रहे हैं, छोटी सी फैमिली, छोटा सा ग्रुप, तो इमोशनली दे आर नॉट सो मच मैच्योर। हाउ दे कैन हैंडल द मल्टीपल पीपल, हाउ दे कैन हैंडल द स्ट्रेस, ये हमें समझना है। बच्चे की राइट सिचुएशन समझना है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, बच्चे को क्यों प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, उसके हिसाब से हमें इंटरवेंशन देना है। कुछ भी इंटरवेंशन नहीं देना है कि आप एक ही तरह का इंटरवेंशन। फिर उसके बाद अपना ये कुछ कुछ कंसेप्ट हैं, ये कंसेप्ट हमें, बेसिक कंसेप्ट में रहता हूँ का कंसेप्ट वही है, तो हम अपनी समझते हैं, वही हमें बच्चे की समझ। यदि हमने बच्चे की आइडेंटिटी को समझा नहीं, उसकी पॉजिटिव क्वालिटी को समझा, हम गलती क्या करते हैं, हर घर की एक कहानी है, मेरा बच्चा साइंस में वीक है, मेरा बच्चा मैथ में वीक है, मेरा बच्चा इसमें, अरे सब, और सबके सामने। मैं आपको बताऊं, बच्चा आपका यूनिक है, और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, जितना आपका रिस्पेक्ट है उतना ही बच्चे का रिस्पेक्ट है। क्या हमें पब्लिकली ऐसा बोलना है, बिल्कुल नहीं बोलना है। क्या हमें पब्लिकली किसी के सामने बुराई करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। क्या हमें किसी के सामने मजाक उड़ाना है, बिल्कुल नहीं उड़ाना है। बच्चे की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को जब तक हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक बच्चा इंडिपेंडेंट पूरी तरह से नहीं बनेगा। समझ गए क्या। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताने पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल बच्चे मतलब समय से 5 साल पहले चल रहे हैं। मतलब जो आप 15 साल में करते थे, आप बच्चा 10 साल में कर रहा है। तो आज के घर में, आपके घर में यदि कोई 15 साल का बच्चा है, तो मतलब सोचो 20 साल का हो चुका है। यदि कोई 10 साल का है, समझो 20 साल का हो चुका है माइंड से। तो हमें उसी तरह सा रिस्पेक्ट देना। लेकिन होता क्या है, क्या हम रिस्पेक्ट देते हैं, बिल्कुल नहीं देते। बहुत सारी फैमिली में इश्यू सुनने में आता है। तो हमें उसकी आइडेंटिटी को समझना है, उसकी स्ट्रेंथ को समझना है, और उसकी वीकनेस को भी समझना है, उसकी गड़बड़ी को भी समझना है, उसकी मिस्टेक को भी समझना है। लेकिन क्या हमें मिस्टेक को हाईलाइट करना है, कोई एक करना है किसी को मिस्टेक को हाईलाइट, कोई इसमें बोलना चाहता है, कोई कहना चाहता है, क्या हमें उसकी मिस्टेक को हाईलाइट करना है क्या, एनीवन रेज हैंड प्लीज। क्या हमें उसकी मिस्टेक या प्रॉब्लम आती है, गड़बड़ बिहेवियर करता है, हमें करना क्या है, कैसे हैंडल करना है? कोई कुछ कहना चाहता है, सुन रहे हैं कि सब सो गए? नहीं, कोई कोई पार्टिसिपेंट्स कुछ बोलना चाहे इस पे, हैंड हाँ, रेज कर मेरे सकता है कहने अपना। का मतलब, बच्चा कोई अजीब सा व्यवहार कर रहा है, क्या हमें निगेटिवली रिएक्ट करना चाहिए, हमें गुस्सा करते रहना चाहिए, क्या ये सही तरीका, और सही तरीका नहीं, तो हमें करना क्या उसके साथ?
किसी पार्टिसिपेंट का पर्सनल व्यू क्या है इसको लेके, मतलब कोई भी बोलना चाहे अपना हैंड रेज करके। यस सर, कोई बच्चा अगर कोई जिद कर रहा है, बार बार गलती कर रहा है, तो उसको रोकना पड़ेगा सर। रोकना पड़ेगा, लेकिन हमें क्या क्या हमें उसमें गुस्सा करना चाहिए, क्या कैसे अपन करेंगे? पहले एक दो बार में तो रोकने की कोशिश करना चाहिए, शांतिपूर्वक समझाना चाहिए, लेकिन अगर गुस्सा गुस्सा आ सकता है बार बार गलती होने पे। ये देखो कॉमन चीजें रहती है कि अपन कई बार बिल्कुल बार बार करता है तो कई बार गुस्सा आ जाता है। मैं आपको इसका एक अच्छा तरीका बताता हूँ, ठीक है? जी सर। देखो अपन को बच्चे का हमें माइंड पॉजिटिव बनाना है, क्रिएटिव बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है, ठीक है? अब एक तरफ है हमारे पास राम, एक तरफ है हमारे पास रावण, ठीक है? राम मतलब पॉजिटिव क्वालिटी, एक तरफ है रावण, ठीक है? मतलब राम मतलब पॉजिटिव तरीके से, और एक है रावण। रावण को हम काटते जाए तो भी हम पॉजिटिव होंगे, और राम को बढ़ाते जाए तो भी पॉजिटिव होंगे। अब मुझे बताओ इसमें बेस्ट क्या है, राम को बढ़ाना, रावण को काटना? बताइए, बताइए। ओपन डिस्कशन है, ओपन प्लीज। हमें पॉजिटिव हमें बच्चे का माइंड पॉजिटिव करना है। एक तरफ राम की क्वालिटी को बढ़ाना सही तरीका है कि रावण को काटना सही है? राम की क्वालिटी को बढ़ाना सही है। राम की क्वालिटी, राम की क्वालिटी को बिल्कुल सही मैडम आपने बताया। वो क्या है कि अपन को पॉजिटिव पार्ट में कहने का मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ है, तो उसकी अच्छी, और हर माँ को हर पिता को बच्चे का पॉजिटिव पार्ट पता होता है। हमें उसके आसपास उसको अप्रिशिएट करना है, उसको इनकरेज करना है, उसको डिस्कस करना है, उसको और आगे उसको लेके चलना है, ठीक है? तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक ऑटिस्टिक बच्चा था जो अच्छे से चल नहीं पा रहा था, लो कॉन्फिडेंट था, लेकिन उस बच्चे ने इंडिया गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया और बहुत अच्छा नाम भी पाया। कैसे? कि माँ की वजह से। माँ ने उसको देखा कि ये अजीब अजीब से मूवमेंट करता है, तो मैं इसको डांस में पार्टिसिपेट करा दूं, ठीक है? और माँ ने विश्वास नहीं किया, उस समय ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ट्रेनिंग लेने वो एम्स दिल्ली गई, और ये रियल घटना है। वहां से ट्रेनिंग लेके आई और बच्चे को ट्रेन किया, खुद माँ ने 6 महीने की ट्रेनिंग ली, और वहां से आके बच्चे को ट्रेन किया घर पर आके। और बच्चे ने, जो बच्चा डिपेंडेंट था, जो बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा था, आज वो बच्चा अच्छा कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपको समझना है कि हमें उसको कैसी रिएक्शन है। हमारी एक एक रिएक्शन बच्चा सीखता है। हमारी जितनी नेगेटिव रिएक्शन है ना, मतलब हमारी इमैच्योर बिहेवियर है। हमें हर इमैच्योर बिहेवियर को चेंज करना है मैच्योर बिहेवियर। आप पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जितना कोशिश हो सकता है। और हमारे गुस्से को तो मैनेज करना हमें सीखना ही सीखना है, ठीक है? फिर उसके बाद एक कंपेयर वाला है। ये कंपेयर वाला चीजें बहुत कॉमन होती है, ठीक है? और आज भी हम कंपेयर करते रहते हैं। मैं इसकी एक कहानी सबको सुनाता हूँ। एक सोचो, एक एक्टिवा एक्टिवा चला रहा है, बहुत अच्छे से गाड़ी चलाए जा रहा, चलाए जा रहा, चलाए जा रहा, बढ़िया एंजॉय कर रहा है। सोचो बगल में बुलेट आई, फिर उसने बहुत, पहले एक्टिवा 30 की स्पीड से एंजॉय कर रहा है, लेकिन जैसे उसने बगल में बुलेट देखी, मेरे से तेज, तो उसने एक्टिवा की स्पीड 40 कर दी, बुलेट ने 50। उसने 50, एक्टिवा ने फिर 50 कर दी, बुलेट ने 70। यहाँ एक्टिवा ने अपनी 60 की, बुलेट ने 80 कर दी। और जहां ये 70-80 तक एक्टिवा गई, धीरे धीरे एक्टिवा बंद, और बुलेट ने जहां 100 स्पीड की, तो बुलेट जाके टकरा गई। क्या सीखा हमने इससे? व्हाट वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी? एनीवन? एनीवन? किसी ने हम सुनी स्टोरी कि नहीं सुनी? कोई भी पार्ट। हाँ प्लीज, हाँ। तो ये से हाँ प्लीज, गोकुला हाँ। जी। जी। एक्टिवा ने भी अपने आप को उससे कंपेयर किया, हाँ बुलेट से। तो हाँ जब कंपेयर करने 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 में वो खुद ही नष्ट हो गया। और हाँ बुलेट ने हाँ भी कंपेयर किया उससे कि अच्छा हाँ ये मेरे बराबर ही कर रहा, बराबर ही कर रहा, तो मैं और हाँ आगे जाऊं। और जैसे ही हाँ वो सोते गया, तो वो उसका भी अंत हो गया। तो मतलब हाँ। कहना ये चाहिए कि जब आप कंपेयर करेंगे एक दूसरे से, तो छोटे वाला भी नष्ट होगा और बड़े वाला भी नष्ट होगा, दोनों का नाश होगा। क्या दो व्यक्ति, कोई भी दो व्यक्ति आपस में कंपेरेबल हैं? मैं मीटिंग में अपने पास जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, क्या हम आपस में एक दूसरे से कंपेरेबल हैं? क्या एक जैसे हैं? क्या नहीं है, कंपेरेबल हैं? कहीं से बताइए। नहीं है, नहीं है। देखिए, हम कंपेयर कर रहे हैं। आप समझ पाए मेरी बात को? ये इतना ज्यादा आप विश्वास नहीं करोगे। शादी के सीजन में जैसे लोग पहुंचते हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ, सबसे अच्छा लग रहा हूँ, नहीं लग रहा हूँ? कहने का मतलब ये है, हमें बच्चों को यूनिकनेस का कंसेप्ट सिखाना है। एवरीवन इज यूनिक, लेकिन उसकी प्रैक्टिस हमें भी करनी है, बराबर? हम यदि हम कंपेयर करेंगे, हम बच्चे को ये बोलेंगे, बेटा आपको सबसे अच्छा दिखना चाहिए। मैं अपने रिलेटिव में ही देखता हूँ, और मैं रिश्तेदारों में कभी कभी ऐसा दिखता हूँ कि इतना लीपा पोती
की कर दी जाती है, और फिर बोला जाता है कि बेटा तुमको अच्छे तैयार होना है, सबके सामने अच्छा दिखना चाहिए तुमको, ठीक है। तो इससे हम बच्चे के दिमाग में क्या डाल रहे हैं? कंपेरिजन, दूसरे के लिए सामने अच्छा दिखना। सबसे इंपॉर्टेंट है हमें किसके सामने अच्छा दिखना है, बच्चों को ये सिखाना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सबके लिए बताना चाहता हूं मैं, क्या आपका सही तरह से इवेल्युएशन क्या कोई दूसरा बंदा कर सकता है? इसका कोई आंसर देगा? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, ठीक है। आप कितने अच्छे हो इसकी सिर्फ सही जानकारी सिर्फ आपके अलावा कोई नहीं जान सकता। किसी ने अभी मुझे कुछ समय पहले किसी ने मुझे गधा बोल दिया, ठीक है, तो मैं मुस्कुराया मन मन में और चुपचाप मैं बाहर आ गया। मैंने कहा अच्छा मैं गधा हो गया। मैंने कहा, कोई बात नहीं। समझ पा रहे मेरी बातें? किसी कहने पे ना आप गधे होते हो, ना किसी कहने पे आप घोड़े होते हो, है ना, और ना किसी कहने पे इंसान, जो आप हो वही रहते हो, और उससे हर दिन डे बाई डे पैटर्न डिकोर होते जाते हैं, यदि आप उसको समझते हो तो, ठीक है। तो ये हमें बच्चे के अंदर डालना है। लेकिन बच्चा बुलिंग का शिकार क्यों हो रहा है, बच्चे को समझना है। बच्चे के दिमाग में बचपन में से ही डाल दिया जाता है, लोग क्या कहेंगे, ऐसे बैठो, ऐसे मत बैठो, ऐसा करो, लोग क्या कहें। लोगों का इतना डर बैठा दिया जाता है, बच्चे के लिए एक एक आदमी का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चे के लिए ड्रेस इसलिए सिलेक्ट की जाती है कि उसके सबसे सामने अच्छा दिख सके। भैया बच्चे को सिर्फ उसके सामने उसे अच्छा दिखाना है, उसके लिए जो अच्छा लगे वो पहनाना है, ठीक है। ये हमें समझना है, ठीक है। और ये हमें बच्चे को मैसेज देना है बहुत important। तो उसके बाद नेक्स्ट चीजें हैं अटेंशन। ये मैंने पहले भी, बच्चे को सिर्फ अटेंशन चाहिए, आपने पॉजिटिव नहीं दिया तो निगेटिव लेगा। ये सीखना है हमें। यदि बच्चे को आपने सही तरीके से अटेंड नहीं किया तो बच्चा दूसरा तरीका ढूंढ लेगा और आपका अटेंशन खींचेगा। पहले आपका प्यार पाने के लिए करेगा, फिर गुस्सा करेगा, फिर गुस्से को आप अटेंड करोगे करोगे। तो बेहतर है जब वो प्यार आपको कर रहा है तभी आप अटेंड कर लो। ठीक है, इससे पहले वो एंग्री बर्ड बने, हम उस पर फिर अटेंशन तो नहीं पड़ जाएगा, और ज्यादा एंग्री बर्ड बनेगा तो फिर मेरे पास आना पड़ जाएगा। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को, मैंने पहले ही वो पेरेंटिंग में बताया दिया था, जो अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग, बच्चे को छोड़ देते बिल्कुल, कल जो करना हो। बच्चे क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसा रहते हैं, हर चीज पेरेंट्स को पता होना चाहिए। लेकिन बच्चे से पूछना नहीं, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये अपने दिमाग से दौड़ाना है कि बच्चा कहाँ जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सीआईडी की तरह लग गए, मम्मी पीछे पीछे, पापा पापा पीछे पीछे, बच्चा कहाँ जा, इससे बच्चे की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, बच्चा और गुस्सा करेगा। स्मार्टली मैनेज करना है, बच्चे का हमें समझना है। और बच्चा आसानी से आपके सामने सब कुछ क्यों नहीं बताता, इसका आंसर कोई देना चाहेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे आपके सामने एक्सप्रेस क्यों नहीं करते? डांट पड़ जाएगी कुछ गलत हुआ तो। हाँ, डांट पड़ जाएगी, डांट पड़ जाएगी। देखो सबसे ज्यादा डर रहता है डांट का। इसी इसी डर के चक्कर में बच्चा फिर कभी सच बता ही नहीं पाता, है ना। तो हमें ये समझना है, बच्चा सच बता सके हमारे सामने, हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए ताकि किसी के सामने, किसी एक के सामने कम से कम सच तो बताए, सही बताए, डर ना रहे घर। क्योंकि यदि आपके सामने सही नहीं बताया तो फिर वो बेचारा भटकता रहेगा, फिर वो कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहां जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, तो भटकता रहेगा, और उस वो सही तरह सॉल्यूशन नहीं ले पाएगा, और वो इमैच्योर बिहेवियर, इमैच्योर ग्रुपिंग सब तरह से अडॉप्ट करेगा, ठीक है। तो बच्चा सही चीज बता पाए, तो ये हमें समझना है कि अपन को क्या करना है, कैसे बच्चे की अपब्रिंगिंग, बेसिक कंसेप्ट है, बच्चे को समझने का प्रयास करना, बच्चे को कंट्रोल नहीं करना। बच्चे को क्या चेंज करना है, बच्चे को चेंज नहीं करना है, बच्चा ऑटोमेटिक चेंज होगा। पहले आप तो चेंज हो जाओ, आप चेंज होगे बच्चा बदल जाएगा, आप पहले अपने आप को चेंज करो। फिर उसके बाद एग्जाम पर पेरेंट, मैंने बताया अपने आप। फिर डोंट लास्ट, प्लीज गिव अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट। कई बार ये गलती होती है, बेटा बेटा आपके नंबर अच्छे आएंगे तो हम आपको बहुत प्यार करेंगे, क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपको बहुत प्यार करेंगे? नो सर। नहीं। समझ गए? मतलब बच्चे के नंबर कम आए या ज्यादा आए, बच्चे के साथ आपको हमेशा खड़ा रहना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो कम नंबर उसके आएंगे तो उसका और आइडेंटिटी क्राइसिस में जाएगी, जो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। नंबर कम आना या ज्यादा आना बच्चे का भविष्य डिसाइड नहीं करता, ठीक है। जैसा कि हमने 12th फेल मूवी देख चुके हैं अभी। ठीक है। तो डायलॉग लास्ट में काबिल बनाओ
कामयाबी झक मार के उसके पीछे आएगी। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस द नाउ वी आर ओपन फॉर द क्वेश्चन, एनीवन कैन आस्क द क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी हम ऐसे करते, पेरेंट्स जो करते हैं कि किसी का फोन आ रहा हो बोल दो कि पापा घर पे नहीं है ना, इस टाइप से मतलब झूठ। तो बच्चों के मन में ये जाता है कि मतलब झूठ बोलना सिखाते हैं डायरेक्टली। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन सर ये छोटी छोटी चीजें कभी कभी याद नहीं रहती। सही सही भी होती नहीं। नहीं सर, मतलब सोसाइटी के एक्चुअली इतना ज्यादा सत्यवादी या वो कभी कभी बहुत डेंजरस हो जाता है। मतलब ये छोटे छोटे जो हैक्स हैं, मतलब जो छोटे छोटे ट्रिक हैं कि चीजों को बाईपास कर देना थोड़ा झूठ बोल के, और चीजों को अवॉइड कर देना, तो ये कहीं ना कहीं कभी कभी हेल्प भी करती हैं मैं एक, आपको उसका आंसर दूं, एक अच्छे स्मूथ लाइफ जीने में सर। मैं उसका आपको आंसर, देखो क्या रहता है, अपन जिसके लिए बोल रहे हैं कि पापा नहीं है, ठीक है, या हम उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं, या हम उसके व्यक्ति को कॉल हैंडल नहीं करना चाहते, एग्री? हम उस व्यक्ति यस को सर। पसंद नहीं करते और उसके कॉल को हम हैंडल करना नहीं चाहते, मतलब हम उस व्यक्ति के कॉल को मैनेज नहीं कर नहीं पा रहे। तो ये प्रॉब्लम किसकी है? अपनी मतलब। अपनी है, पेरेंट्स की है ना। तो मैनेज किसको करना चाहिए? हाँ सर। सिर्फ ये हाँ सर। बोल के कि यार पापा है नहीं है, इट्स नॉट द राइट वे। बच्चे का, हाँ बच्चे का सहारा नहीं लेना चाहिए सर। मतलब दिस इज नॉट राइट वे। बच्चे का मम्मी का भी सहारा, मैं कहता हाँ हूँ सर। किसी का, आप जाके बोलो कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, सीधे से स्ट्रेट बोलो ना, कोई दिक्कत। अपन जो करेंगे वो बच्चा सीखेगा। बच्चा क्या यस सीखा, सर। बच्चे ने क्या सीखा? स्केप, उस सिचुएशन से छुप हाँ जाओ। सर। बच्चे ने स्केप सीखा। स्केप इज द नॉट राइट चॉइस, फेस एंड सॉल्यूशन, है ना, वो इम्पोर्टेंट यस सर। है ना। यस सर। चलिए नेक्स्ट, ओके निधि सर। जी ने कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा। निधि जी, हाँ प्लीज निधि जी। सर मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आपने जो बातें बताई कि जब बच्चा है, लेकिन जिनके हाँ बच्चे बड़े हो, मोस्टली वो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे किशोरावस्था की एक एज को हाँ अभी क्रॉस कर रहे होंगे। तो हाँ सर मैं अपने बच्चे के बारे में बात करती हूँ। कई चीजें ऐसी है सर जो हम उसको बचपन में नहीं सिखा पाए, बट अब वो बड़ा हो गया, फिर भी हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक आदर्श बच्चा बन जाए। तो हाँ, सर ये कैसे पॉसिबल होगा सर? आप बनना चालू करो, आप चालू तो करो। आप सिंपल सी हम्म। बात है, अपने जीवन को, अपनी उन्नति का एक बहुत बड़ा रास्ता समझो। आप पहले आप समझो कि आपका सुबह से लेकर शाम तक की जो यात्रा है, ये आपको आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है, आपकी उन्नति के लिए बनाई गई, आपके ग्रोथ के लिए। आपके अंदर ऑनेस्टी बढ़े, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े, आपके अंदर डिसिप्लिन बढ़े खुद के लिए। जैसे आपके अंदर परिवर्तन चालू होगा, आपको हर चीज का आंसर धीरे धीरे दिखना चालू है। लेकिन ये चेंज तभी आएगा जब आपका मन स्थिर होगा। मन स्थिर करने के लिए थोड़ा सा दिनचर्या में प्राणायाम, योग बहुत जरूरी है। आज मैं आपके सामने शांति से ये ज्ञान जो बताया ना, इसमें बहुत सारा ज्ञान मेरे दिमाग की उपज है। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, व्हाई आई एम देन आई क्रिएट द आंसर, और टुडे ये जो आंसर मैंने निकाला है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, क्योंकि इस आंसर से सभी सेटिस्फाइड होंगे और सभी की उन्नति होगी और सभी के दिमाग में कल पे कमी नहीं रहेगी। क्योंकि यदि आप सोचो एक मंद बुद्धि वाला बच्चा है, एक पेरेंट्स पूरे, मैंने देखा ना 10 साल 40 साल से मेहनत कर रहे हैं, अब उस मंद बुद्धि में क्या ग्रोथ होगी? मंद बुद्धि बेचारा वही 40 साल सेम स्टेट पे है, सेम स्टेट पे, बेड पे खाना खा रहा है, बेड पे पानी, सब कुछ। लेकिन माता पिता के अंदर संत का भाव ला दिया उसने, इतनी बड़ी ग्रोथ। वो माता पिता इतने शांति से उसकी परवरिश करते ना, वो धैर्य लाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। यस प्लीज, पांडे जी, हाँ प्लीज पांडे जी प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, प्रणाम। मेरा प्रश्न थोड़ा सा अलग है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अलग सा भी चलेगा। बचपन में हम जितनी किताबों में पढ़ते हैं, हाँ सत्य बोलने को कहा जाता है। इसके बाद जब एक्चुअल लाइफ में हम आते हैं तो हम हाँ असत्य बोलने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल क्यों? बिल्कुल मेरे ख्याल से बिल्कुल सभी के साथ होता होगा, मैं अपना बिल्कुल अकेला तो नहीं बिल्कुल, बोलता मैं हूँ। बहुत बिल्कुल बार हम सहमत। झूठ बोलते हैं। हाँ और जबकि हम तो बच्चे से बड़े हो गए, सब कुछ हो गया, पढ़ा हमेशा कि सच बोलना चाहिए, हाँ लेकिन बोलते हैं झूठ। ऐसा बराबर। क्यों? ऐसा इसके लिए ये जो झूठ बोलने का ट्रेंड चला है, ये क्या है? अपने आप को बचाने का, अपनी आइडेंटिटी को बचाने का हम प्रयास कर, अपनी आइडेंटिटी को या अपने कल्प्रिट को घटाने का, वो तीन तरीके से कर रहे हैं। जैसे झूठ कहाँ बोला जा रहा है? अधिकतर अधिकारियों के सामने झूठ बोले जाते हैं, एग्जाम्पल बता, ठीक है। तो ये जो अधिकारी वर्ग है, वो बेचारा सच सुनने की कंडीशन में नहीं है, बराबर। अब जो सच सुन नहीं रहा तो सच पता नहीं चलेगा, सच पता नहीं चलेगा तो सच सॉल्यूशन बदलेगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि यदि आप, वो अधिकारी सच सुन नहीं रहा है,
लेकिन आपकी माइंड की पीस तो आपको बचाना है ना, आपकी माइंड की पीस बचाना है। तब आपको मजबूरन अपने माइंड को बचाने के लिए, क्योंकि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी है, आपका शरीर है, आपका मन है, आपका परिवार है। यदि आपका इंटेंट ये कि इससे मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा बचता है, और एक छोटी सी लाइन, मतलब ऐसा भी नहीं बोलना मैं झूठ बोलना सिखा रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये है कि समझ ही नहीं पा रहा कोई व्यक्ति, तब उसके लिए आप क्या करोगे? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको कई कई बार ऐसे मैंने केस देखे, मेरे पास आए लोग का, वो बोलते हैं कि यार ऐसा में बोलना पड़ता ऑफिस में, तो मैंने देखा कि वहां के ऑफिस में वो बॉस लोग सुनने को तैयार ही नहीं, समझने को। देन उस परिस्थिति में वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो आपकी निजी रिश्ते हैं, जो आपके पति पत्नी बच्चे, ये बहुत ही करीब है ना, इनको आप बिल्कुल पानी की तरह रखने का प्रयास करिए। जितना आप इनके साथ पानी की तरह रहेंगे ना, उतने ही रिश्ते स्ट्रांग होंगे। लेकिन पहले आप इनको स्ट्रांग बना दीजिए। सिंपल सी बात है। अब अब मैं कोई भी, अब एकदम से आप, जैसे सिंपल सी बात है, अब कुछ चीजें होती परिवार में, जैसे वाइफ ने कुछ पूछा, कुछ बोला, ठीक है, तो आपको पता है कि आप नहीं कर सकते, अभी पॉसिबल नहीं है, तो आपने एकदम से नो बोल दिया, तो इट क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट, बराबर। लेकिन आप स्मार्टली उस नो को पोस्टपोन कर सकते हो, डिले कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है, कई बार हमें परिवार को बचाने, परिवार की शांति के लिए, परिवार के अच्छे के लिए, बेहतर के लिए हमें तरीका बेहतर ढूंढना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमें कोशिश करना है जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके, और अपने लिए तो सच ही रहना है। जितना हम अपने लिए सच रहेंगे ना, उतना हमारी क्लियरिटी रहेगी और शब्दों में ताकत रहेगी, ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, मैं इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ। जैसे और सामने बोलते हैं हाय नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लग रहा, और स्टार्ट लग रहा है तो इसको एक घूसा मार दो, इसको ज्यादा एक घूसा मार दो, इसको पीछे एक घूसा मार दो, ठीक है। मतलब एक आदमी के लिए 4 एंगल से अलग अलग फीलिंग है। तो हो क्या रहा है, अपना माइंड अंदर कुछ सोच रहा है, बाहर कुछ और सोच रहा है, तो माइंड में ऐसा कंफ्लिक्ट हो रहा है ना, उससे परेशान हो रहे हैं, ठीक है। हमें बिल्कुल अपने लिए, हमें बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह जीवन जीना है, खुश रहना है, ठीक है, कोशिश करना है। सही है सर। बहुत बहुत आभार सभी को, मेरा बहुत